ऑटिज़म बीमारी नहीं, सिर्फ इन बच्चों में जो दिमाग के सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो मुख्तलिफ तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए हम ऑटिज़म को बीमारी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि जिन बच्चों में ऑटिज़म है, जो डायग्नोज हुए हैं या जिसमें इनकी अलामत हैं, वो डिफरेंटली एबल हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो आज भी पेरेंट्स कर रहे हैं वो मोबाइल बच्चों को देना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों को मोबाइल मत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑटिज़म बीमारी नहीं, सिर्फ इन बच्चों में जो दिमाग के सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो मुख्तलिफ तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें कोई ब्रेन डैमेज नहीं है, कोई इस्कीमिक चेंजेस नहीं है, ये नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि वो डिजीज़्ड है। सिर्फ जो प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म है, जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म है, वो डिफरेंट है। इसलिए हम ऑटिज़म को बीमारी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि जिन बच्चों में ऑटिज़म है, जो डायग्नोज हुए हैं या जिसमें इनकी अलामत हैं, वो डिफरेंटली एबल हैं और इसको बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे कैसे कि अगर आपके बच्चे में, आपकी बच्ची में कुछ अलामात आ रही हैं जिसमें वो टाइम पे बोल नहीं रहा, बातें नहीं कर रहे, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहे, उनमें चिड़चिड़ापन है, वो बच्चे जो हैं वो उछल कूद करते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, दूसरे बच्चों से मिक्स नहीं होते और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ हैं, गाड़ी में नहीं बैठते, खाना नहीं खाते, उनकी पेट की एलर्जीज़ हैं, पेट अक्सर ख़राब हो जाता है, बहुत चूज़ी हैं। ये वो सारी अलामात हैं जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज़म में आती हैं। और इस चूँकि एक स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसमें जो बीमारी की नोयत है वो भी मुख्तलिफ होती है और जो बीमारी की शिद्दत है वो भी मुख्तलिफ होती है। पहले बीमारी की शिद्दत पे बात कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, उसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई उनमें रेस्टलेसनेस नहीं है, कोई उछल कूद नहीं है, कोई हिटिंग नहीं है, उनमें कोई फोबियाज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि जी बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो जितने माइल्ड सिम्टम्स हैं इसका मतलब ये है कि उतना ही जो उनकी सेलुलर कम्युनिकेशन डिफरेंट है वो कम से कम है, उनका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन वो उतना ही कम है। तो ये बच्चे सबसे जल्दी सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट में अलामत ये आती हैं कि बच्चे बात नहीं करते या शुरू में कुछ बातें की, उन्होंने अम्मा अब्बा मामा बाबा कहा, उसके बाद कुछ महीनों बाद वो बात करना बंद कर देते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आता है, वो उछल कूद करते हैं, हाथों को हिट करते हैं चीज़ें पकड़ के, सेंसरी इश्यूज हैं, वो कमांड फॉलोइंग नहीं करते और चूंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी बात का इजहार नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो उन बच्चों में फिर और इश्यूज डेवलप होते हैं। तो इसको हम मॉडरेट स्पेक्ट्रम में लाएंगे कि इनमें मॉडरेट सिम्टम्स हैं। तीसरी जो शदीद तरीन बीमारी है उसको हम स्वीयर फीचर्स कहते हैं या स्वीयर स्पेक्ट्रम में आते हैं। उसमें वो बच्चों में बिल्कुल बेतहाशा चिड़चिड़ापन, उछल कूद, शोर करना, ज़मीन पे लेटना, ना पेशाब पखाने का पता है, ये सारी की सारी चीज़ें बदरजा अत्तम मौजूद होती हैं। तो इसको हम स्पेक्ट्रम में स्वीयर एंड पे लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली इन बच्चों पे हमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल में जब से हम ऑटिज़म पे काम कर रहे हैं, 2004-05 से लेके आज तक सैकड़ों बच्चे जो स्वीयर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम का शिकार थे वो आज नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन पे हमें टाइम ज़्यादा लगता है। आम बच्चों पे अगर हम बात करें, माइल्ड में 3 से 6 महीने लगते हैं, मॉडरेट में 6 महीने से साल लगता है, तो इन बच्चों पे साल से 2 साल काम करना पड़ता है, लेकिन ये बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा
اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پیرنٹس نے سمجھنا یہ ہے کہ جیسے ہی بچوں میں یہ سمٹمز کسی بھی طرح کے ملیں کہ وہ بول نہیں رہے، وہ چپ کر گئے ہیں، وہ اچھل کود کر رہے ہیں، تو اس کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ بڑوں سے مشورہ کرنے میں برکت ہے، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے اس بیماری کا، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ پھیلی ہے، اور خاص کر کووڈ کا جو ایرا تھا جس میں ہم لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور ورک فرام ہوم تھا، اور اس میں موبائل سے، ٹیبلٹ سے، لیپ ٹاپ سے بہت سارا کام شروع ہو گیا، اور بہت زیادہ ہمارا انٹریکشن ہوا، تو اسی دور میں ماؤں نے، پیرنٹس نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے، ٹیبلٹس دے دی کہ جی وہ الفابیٹ سیکھیں، فونکس سیکھیں، رائم سیکھیں، تو اس کی وجہ سے اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کے لیے کیا اس کا علاج ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا نہیں ہے۔ میں کون ہوں یا کوئی اور کون ہے جو یہ کہے کہ جی یہ ناقابل علاج ہے؟ نہیں، یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ پاک کامل ہیں، ان کی رحمت کامل ہے اور ان کی شفا کامل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے نیک نیتی سے، خلوص سے، ایتھیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے جس میں فائدہ ہونے کا چانس سائیڈ ایفیکٹ سے یا رسک سے زیادہ ہے۔ تو بہت سارے سمپل طریقہ علاج ہیں۔ ایک بہت بڑی غلطی جو آج بھی پیرنٹس کر رہے ہیں وہ موبائل بچوں کو دینا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کو موبائل مت دیں۔ موبائل کی جو بلو لائٹ ہے وہ اتنا زیادہ برین کو، آئیز کو، اس کے فنکشن کو ڈیمیج کرتی ہے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائیں آپ خود بھی موبائل کا استعمال چھوڑتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی، بڑوں کو بھی بہت زیادہ اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کے لیے تو یہ زہر سے زیادہ خوفناک ہے۔ تو بچوں کو موبائل کا استعمال بند کرائیں، اور خاص کر وہ بچے جو گروئنگ ایج میں اور ان کو اسائنمنٹس آتی ہیں تو ان کو بھی لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ کام کروائیں، اور ادھر جو سکرینز ملتی ہیں، بلو سکرین، اور وہ جو لائٹ کو مدھم کرتی ہے اور اس کے ڈیمیج کو روکتی ہے، وہ استعمال کریں۔ اور دوسرا جو تھراپیز اویلیبل ہیں ان کا جو ہے اسپیچ لینگویج تھراپی، سائیکولوجیکل تھراپی، ABA، یہ ساری چیزیں، اور ریجنریٹیو میڈیسن، اسٹیم سیل، PRP، ایکزوزوم، سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، علاج ممکن ہے، 100% علاج ممکن ہے اللہ کی رحمت سے۔ ہم سینٹر فار پین اینڈ ریجنریٹیو میڈیسن میں ان بچوں کا پچھلے 20 سال سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، فاروق ہاسپٹل DHA برانچ۔ آپ دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کریں، فری اسیسمنٹ کرائیں، اور ان کا اس امید کے ساتھ آنے کہ یہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔